पहला प्रश्न है नोटा। नोटा नन ऑफ द एबव। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 2013-14 में। 2013-14 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी न चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में नोटा नन ऑफ द एबव का बटन दबाकर बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तभी से चुनाव में वोटिंग मशीनों में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 1966 यानी 1966 में। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया। मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली थे। अगला प्रश्न है ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर लोकपाल। 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले विधेयक कब पेश किया गया था? तो उत्तर है 1968 में। और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में। दोस्तों, लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के निमित्त पद है। भारत में लोकपाल स्थापित करने का विचार सबसे पहले 1963 में आया। 1968 में इंदिरा सरकार संसद में प्रथम बार इसे पेश किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में संसद में पुनः पेश किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 2016 में अधिनियम बना। मार्च 2019 में पहले लोकपाल अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं और इस संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य हैं। इनकी अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। स्वीडन में सबसे पहले 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लोपाला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। भारत में लोकपाल बिल पास कराने में समाजसेवी अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों के लिए गठित संस्था है। जनवरी 2016 में संजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। अगला प्रश्न है लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्यपाल को। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर याद रखिएगा 1990 यानी 1990 में। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ये एक संवैधानिक निकाय है। 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग द्वारा? तो सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा।
अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस परिषद का गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करने और उस पर सलाह देने तथा राज्यों या संघ और राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करने और उन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सबसे पहले 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला है क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? तो सही उत्तर है ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। ये संविधानेतर इकाइयां हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम के लिए एक अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष संघ का गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष या जो हेड होता है वो संघ का गृह मंत्री होता है और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री होते हैं। आप जान लीजिए, अंतर्राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, 6 अगस्त 1952। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। भारत का प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। अब जो हैं भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो ये अब देखिए, योजना आयोग के समाप्ति के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका भी महत्व कम हो गया है। इसका गठन 1952 में किया गया था। योजना आयोग की तरह यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही कानूनी निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का जो सचिव होता था वही होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो उद्देश्य थे वो योजनाओं के निर्माण में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, देश के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करना, सामूहिक रूप से आर्थिक नीतियां बनाना और लागू करना, संतुलित और तीव्र विकास करना। इस परिषद के प्रमुख कार्यों में योजना निर्माण में दिशा निर्देश और सुझाव देना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना की रूपरेखा की सिफारिश करना, योजना क्रियान्वयन के संसाधनों का अनुमान लगाना, पंचवर्षीय योजना की समय समय पर समीक्षा करना, योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा उनमें परिवर्तन करना शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया और इस निकाय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या अंतर्राज्य परिषद? तो सही उत्तर योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता तथा
होता था तथा इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग की भांति नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक और संविधानेतर निकाय है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी VR सुब्रमण्यम अय्यर हैं। और आप जान लीजिए इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, जहां विधानसभा नहीं है वहां के राज्यपाल शामिल होते हैं। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो सही उत्तर प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सही नहीं है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? ये संविधान में अंकित है तो ये सही नहीं है, जबकि इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। सन 1950 में बना था और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। तो स्पष्ट है कि कथन ए जो है सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। दोस्तों, योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। वर्तमान में मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की है और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। इन्होंने 1 मई 2022 को इस पद को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत की थी उसका कार्यकाल क्या था? तो सही उत्तर 1951 से 1956, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था कब? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1952 में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ क्योंकि उनका लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था। ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना, वहीं दूसरी ओर वृहद सामाजिक कायाकल्प भी करना है। ये कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया गया ताकि सरकारी प्रयासों में बुनियादी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, केवल कैसे? तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद ये रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोषी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संथानम और बोहरा समितियों ने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? सरकारी आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, ठक्कर आयोग द्वारा या प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग पहले, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जन अभियोग निवारण और दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति
संजय मिश्र जो हैं ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था कैसे? तो सही उत्तर है संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। ये ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया था? तो ये वर्ष था 1976, याद रखिएगा। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को संपूर्ण देश से समाप्त कर दिया गया था और इस गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में ये जो है गठित की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव सितंबर-अक्टूबर 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक सम्मेलन के आयोजन से हुआ और इसकी पहली बैठक जून 1962 में हुई थी। इस परिषद के गठन का प्रयोजन भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने के समाधान खोजना है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये सरकार का सलाहकारी निकाय है। इसकी सदस्य संख्या 147 है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला वित्त निगम था कौन? तो सही उत्तर पुनर्वास वित्त निगम, ऑप्शन सी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित पहला निगम पुनर्वास वित्त निगम था। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसके अतिरिक्त विकल्पों में दिए गए जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में हुई थी। अब आइए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, तो ये है आर्टिकल 317। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। इसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य होते हैं। आयोग का प्रधान इसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष होता है। 16 मई 2023 को डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और दोस्तों इनका कार्यकाल 15 मई 2029 तक है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो संविधान में इसका जो है प्रावधान है कि 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, अपना पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उनको राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जाता है। 2 या अधिक राज्य एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, और संसद उनकी प्रार्थना पर संयुक्त आयोग की स्थापना कर सकती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर 11 सदस्य। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या नियत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं किसके द्वारा? तो सही उत्तर भारतीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद करती है, और संसद ने इस शक्ति के आधार पर अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 बनाया था। अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद संघ या राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन का उपबंध करे, तो संसद इन सेवाओं का उपबंध कर सकती है और उनके भर्ती के नियम और सेवा की शर्तों का निर्धारण भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है कैसे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लिखित है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है, तो संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया है और उनको जोड़े से मिलाना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तो राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा आप देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। भारतीय पुलिस सेवा ये केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में। भारतीय रेल सेवा प्रथम स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में, और आयकर सेवा ये नागपुर में है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। विकल्प देखते हैं, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सबसे पहले अनुशंसा की गई थी किस प्रतिवेदन में? तो सही उत्तर कोठारी प्रतिवेदन में। लोक सेवाओं में भर्ती की नीति और चयन प्रक्रिया संबंधी विचार करने और सुझाव देने के लिए DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया, और संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग आप जानते हैं संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख है, और UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा ये जो है इसका गठन हुआ है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः संविधान और अधिनियम द्वारा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है,
जिसे 20 दिसंबर 1985 को संशोधित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के। संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखता है। राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और ऐसे प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाए जाते हैं और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 323(2) में है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सही नहीं है? वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, सही है। उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हो उनके लिए होती है, सही है। वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, सही नहीं है। वे निष्पक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके सदस्य 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष की आयु के हों, जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता से कार्य करने के लिए वे कर्तव्यबद्ध होते हैं। तो कथन सी आपका असत्य है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले इसमें हम आपातकाल यानी इमरजेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है, या ऊपर दिए गए सभी। तो सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 360 सब सेक्शन 4 के खंड ख के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान संघ के सिविल सेवकों और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 360 सब सेक्शन 4 के खंड क 2 के तहत राष्ट्रपति राज्य के धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित रखने संबंधी निर्देश भी वित्तीय आपातकाल के दौरान जारी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा धन विधेयक को पारित करने के अधिकार से वंचित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो सही उत्तर DCBA, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है, ये व्यवस्था कब जोड़ी गई थी? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। ये व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई थी, 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352(3) में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। इसके पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता था। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है, आपको बताना है।
3 बार, 2 बार, केवल 1 बार या कभी नहीं? तो सही उत्तर है भारत में आर्थिक या वित्तीय आपातकाल जो है कभी लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है और भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर 3 प्रकार। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल जो है की घोषणा प्रवर्तन में होती है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी। दोस्तों, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार इसके अपवाद हैं, यानी आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 356 ये उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ये पदावली बहुत व्यापक अर्थ रखती है और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति का स्वयं का नहीं होता है बल्कि मंत्रिमंडल का निर्णय होता है। अब आइए अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। इसलिए किसी राज्य में किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? राजस्थान, ओडिशा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश। दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटों के आरक्षण का संबंध यहाँ लोकसभा से पूछा गया है या राज्य विधानसभा से, लेकिन दोनों ही मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 6 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुल 47 और 84, यानी अनुसूचित जातियों के लिए 47 और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 84 सीटों का आरक्षण है, यानी आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं? तो सही उत्तर 47। 2008 में हुए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए
47 सीटें आरक्षित हैं। अब आइए दोस्तों निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपसे पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? तो सही उत्तर निर्वाचन आयोग। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अनुसार जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है और इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 103(2) के अनुसार राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा और ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल के नेता को या निर्वाचन आयोग को? तो सही उत्तर सदन के अध्यक्ष को। दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। ये कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अनुसार दल बदल से संबंधित मामले में संसद सदस्य की योग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष यानी सभापति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। ये परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? आपको बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो सही उत्तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति। आप देख लीजिए, निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। इस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सही उत्तर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने 21 मार्च 1950 को पदभार ग्रहण किया और 19 दिसंबर 1958 तक अपने पद पर बने रहे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। 15 मई 2022 को उन्होंने भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक पूरी कर लेने पर वह 6 वर्ष से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार क्या है? सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संवैधानिक और विधिक अधिकार दोनों यानी सी और डी दोनों। पहले ये
वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार माना जाता था। लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्यवाद 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोट देने के अधिकार को न तो मौलिक अधिकार माना है न संवैधानिक अधिकार माना है, बल्कि इसे वैधानिक या विधिक अधिकार माना है। इस प्रकार का प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था। लेकिन प्रारंभिक उत्तर पत्रक में आयोग ने वोट देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना, लेकिन उसी के द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में वोट देने के अधिकार को संवैधानिक और सांविधिक दोनों मान लिया गया था। तो वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में भी आता है। वोट देने का अधिकार या मताधिकार का वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में है। तो इस अधिनियम की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो वोट देने का अधिकार एक विधिक यानी वैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर अगर कोई आयोग ये मानता है कि संवैधानिक अधिकार है तो ये सही नहीं है। वोट देने का अधिकार विधिक या वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है, आपको बताना है। मार्क्सवादी, साम्यवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी। तो सही उत्तर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं, जबकि जो अन्य पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन बाद एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए, आपको बताना है। 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन। तो सही उत्तर 30 दिन, ऑप्शन बी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी यानी जिला निर्वाचन ऑफिसर को सौंप देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप जानते हैं भारत में राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को मान्यता देने का प्रावधान है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं? तो संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और उपचुनाव को संपन्न कराना और उनका निरीक्षण करना, मतदाता सूची तैयार करना, पुनरीक्षण और नवीकरण करना, चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन की सीमा तय करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्हों की सूची तैयार करना, ये चुनाव निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है कैसे? यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन आप देख सकते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243(2) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का
और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। भारत निर्वाचन आयोग का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 3, 4, 5 या 6? तो सही उत्तर 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति दी जाती है जबकि 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। तो ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? आप देखिए कि उस राजनीतिक पार्टी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा है, उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा है, वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता रखती हो। तो ये किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए शर्तें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया वही है जो किसको हटाने के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो सही उत्तर, ये प्रक्रिया उसी तरह होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले आए, और उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। और आप जान लीजिए, चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आए होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन भत्ते समान होते हैं। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष? तो सही उत्तर लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सांसदों का या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनके आंतरिक मामलों में निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। नई लोकसभा का गठन होने के बाद परंपरा के अनुसार लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसी की देखरेख में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। परंपरा के अनुसार विपक्ष के नेता को लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है। इस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल के परामर्श पे लोकसभा की अन्य समितियों का गठन किया जाता है। दोस्तों, और जान लीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों और विधायकों का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग अपनी देखरेख में संपन्न करवाता है और स्थानीय निकायों यानी पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आपातकाल, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो उत्तर है 2013-14 में। दोस्तों, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी न चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में नोटा का बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और तभी से चुनाव में वोटिंग मशीनों में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था कब? तो उत्तर है 1966 में।
दोस्तों भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन बाद में के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दोस्तों एक समिति है जो कि भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। और आप जान लीजिए वर्ष 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो उत्तर है 1968 में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले 1968 में विधेयक पेश किया गया था। और लोकपाल क्या है दोस्तों? लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक पद है। भारत में लोकपाल स्थापित करने का विचार सबसे पहले 1963 में आया। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार संसद में प्रथम बार इसे पेश किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में संसद में पुनः पेश किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 2016 में अधिनियम बना। और मार्च 2019 में पहले लोकपाल अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। और दोस्तों भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। और आप जान लीजिए कि इस संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य हैं और इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। दोस्तों लोकपाल के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं। स्वीडन में सबसे पहले 1809, याद रखिएगा 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लोपाला शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है लोगों की देखभाल करने वाला। और भारत में लोकपाल बिल पास करने में समाजसेवी अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों के लिए गठित संस्था है। और जनवरी 2016 में संजय मिश्र को उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले 1809 में ओम्बुड्समैन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी सबसे पहले 1809 में ओम्बुड्समैन की स्थापना, जिसका हिंदी अर्थ जनहित रक्षक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है भारत में 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई रहे। बाद में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो आप जान लीजिए केंद्र में लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकपाल संस्था की गठन की बात की गई है। और लोकायुक्त जो है ये अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त के बारे में जो सही कथन हैं उनको देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त के बारे में सही कथन ये है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए होता है। और ये सभी निर्वाचन आयुक्त के बारे में सही कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कौन कहते हैं? तो देखिए लायड और सुसन रुडोल्फ।
दोस्तों लायड और सूजन रुडोल्फ ने भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय कब बनाया गया? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में दोस्तों जो ये हमारा चुनाव आयोग है इसको 3 सदस्यीय निकाय कब बनाया गया? तो 1993 से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1993 से भारत में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। किसने? तो देखिए एन गोपाला स्वामी। दोस्तों एन गोपाला स्वामी जब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई है कब? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है। और आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 263 यानी 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ये एक संवैधानिक निकाय है। 1988 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष आप जानते हैं कौन होता है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन हुआ और इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के गठन की बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये परिषद क्यों गठित की जाती है तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करने, उस पर सलाह देने और राज्यों और संघ या राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करने और उन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से किया जाता है। और प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। आप जान लीजिए दोस्तों सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी कब? तो 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? तो उत्तर है क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं। और क्षेत्रीय परिषदें दोस्तों इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। ये संविधानेतर इकाइयां हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में
ये आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड। पश्चिमी क्षेत्र परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम के लिए एक अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष संघ का गृह मंत्री होता है और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री होते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जबकि क्षेत्रीय परिषदें संविधानेतर इकाइयां हैं और ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी ये कब गठित की गई थी? तो उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था और भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। हालांकि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नए नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो उत्तर है नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो उत्तर है नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था और योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था और इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम से एक नया संविधानेतर निकाय बनाया गया है। तो योजना आयोग की भांति नीति आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। नीति NITI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष और इसके मुख्य कार्यकारी भी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी और गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री और जहां विधानसभा नहीं है वहां के राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है तो नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो प्रोफेसर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो ये था 1951 से 1956 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के समय काल में 8 दिसंबर 1951 को भारतीय संसद में ये योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई और इसका कार्यकाल 1951 से 1956 था। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देखरेख में चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था। और आप जान लीजिए कि जो अब योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था कब? तो उत्तर है 1952 यानी 1952 में।
दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ, क्योंकि उनका लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था। ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना, वहीं दूसरी ओर बृहद सामाजिक कायाकल्प करना भी है। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया गया ताकि सरकारी प्रयासों में बुनियादी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है कैसे? तो उत्तर है केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद ये रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोषी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार और बोहरा समिति ने अपराधीकरण और राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, यानी पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उसके द्वारा लोकपाल केंद्र में और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं? तो उत्तर है न्यायमूर्ति संजय मिश्र। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग कैसे बनाया गया है? तो संसद द्वारा पारित कानून राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जनवरी 1992 में गठित ये एक सांविधिक निकाय है और यह ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा बंधुआ मजदूर और उन्मूलन कानून पारित किया गया है कब? तो 1976 में। देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को पूरे देश से समाप्त किया गया है और इस गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ था कब? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला वित्त निगम कौन था? तो ये था दोस्तों पुनर्वास वित्त निगम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित पहला निगम पुनर्वास वित्त निगम था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके अलावा जीवन बीमा निगम 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में की गई थी। निर्वाचन आयोग और अन्य प्रमुख संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों के बाद आइए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 317। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है और इसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के हटाने के बारे में अनुच्छेद 317 में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है?
तो अध्यक्ष दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान होता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। और संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं कितने वर्ष तक? तो उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी इनमें से पहले हो अपना पद धारित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं कैसे? तो उत्तर है भारतीय संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है कैसे? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में है और यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है, तो संसद ये या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। तो नई अखिल भारतीय सेवा जो है ये राज्यसभा का इसमें अनन्य अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों का सही सुमेलन करना है। आप देखिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा ये राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। भारतीय पुलिस सेवा केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में, भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी स्टाफ कॉलेज बड़ौदा और आयकर सेवा प्रशिक्षण स्कूल नागपुर में उनका प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सबसे पहले अनुशंसा की गई थी किसमें? तो उत्तर है कोठारी आयोग में। दोस्तों, कोठारी जो प्रतिवेदन था इसमें सबसे पहले लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की सबसे पहले अनुशंसा की गई थी और लोक सेवाओं में भर्ती की नई नीति और चयन प्रक्रिया पर विचार करने के लिए DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। तो जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान में, यानी ये एक संवैधानिक संस्था है और UGC का जो गठन है वो अधिनियम के द्वारा किया गया है। आप जान लीजिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत और UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के समक्ष। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन, आयोग द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाता है और राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन इसी आधार पर राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्रतिवेदन राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के हों, जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता से कार्य करने के लिए वे कर्तव्यबद्ध होते हैं। इस प्रकार आप जान लीजिए कि इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों में चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।